हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। वो अपडेट क्या है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो रेट को बढ़ाकर 6.50% कर दिया है और जो रिवर्स रेपो रेट है उसकी रेट जो है 3.35% रखी है। वहीं बैंक रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। देखिए, मैं भी समझ सकता हूं कि आपको इन तरीके की टर्म्स समझने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आप और हम कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं है। हम लोग क्या हैं, जनरल पब्लिक हैं। तो आज हम इसे जनरल भाषा में ही समझेंगे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बेसिक अंतर क्या होता है। साथ में इस लेक्चर में आगे हम ये देखेंगे कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, आरबीआई उनको कैसे गवर्न करता है, उन रेट्स को कैसे उनमें बदलाव करता है। साथ में अगर रेपो रेट चेंज होता है तो आप पर और हम पर उसका क्या असर पड़ता है, अगर कम होता है तो क्या असर होता है और ज्यादा होता है तो क्या असर पड़ता है। ये सारी चीजों को आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हम क्या देखेंगे आज, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में अंतर। ठीक है, तो देखिए अभी की अगर मैं बात करूं, फेब 2024 के अकॉर्डिंग आरबीआई ने क्या किया है, नए रेट्स जो हैं रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के तय किए हैं। जैसे कि 6.50% जो है वो रेपो रेट को तय किया है और 3.35% किसको तय किया है, रिवर्स रेपो रेट को। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भैया आरबीआई कौन होता है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को तय करने वाला। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरबीआई। जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट में आप लोग सब क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनाव करके भेजते हैं और उनका एक हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। उसी तरीके से सारे कमर्शियल नॉन कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनका कौन हेड होता है, आरबीआई उनका हेड होता है। अब जिस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, जिस पॉलिसी को सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सारी कंट्री क्या करती है, फॉलो करती है। उसी तरीके से आरबीआई भी है जो बैंकिंग रिलेटेड पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन करती है और सारी बैंक उसको फॉलो करती हैं। अब सारी बैंक उसको फॉलो क्यों करती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई क्या है। तो हम देखें आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है, क्या है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, वैसे ही इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक तरीके की रेगुलेटरी बॉडी है। अब ये बॉडी किसको रेगुलेट कर रही है, सारे बैंकिंग कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग। उसके अलावा ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अंडर कौन आती है, आरबीआई आती है। वैसे तो आरबीआई की अगर मैं हिस्ट्री को ट्रेस करूं तो आरबीआई बना है आरबीआई एक्ट 1934। ये जो एक्ट आया था ब्रिटिश के टाइम पे, उस टाइम पे ब्रिटिश ने क्या किया था, आरबीआई को स्टैब्लिश किया था। और वहीं जैसे ही हमारी कंट्री आजाद हुई तो 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ, हमने आरबीआई को नेशनलाइज किया और उसको गवर्नमेंट बॉडी के अंदर उसको रख लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया आरबीआई क्या है। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ब्रिटिश के टाइम पे बनी थी। 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुई और सारे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बैंक्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है, उनके लिए पॉलिसी बनाती है। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखूं तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या करना, इशू करना, क्या इशू एंड मेंटेन द सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज। जो आप और हम जो नोट यूज करते हैं, जैसे मैंने बता रखा है यहाँ पर 200 रुपीज का नोट है। यहाँ देखिए आरबीआई के गवर्नर के साइन है और क्या लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 200 रुपीज। तो जो नोट्स हैं उनको इशू करना, उनकी उनकी करेंसी को, उस करेंसी को मेंटेन रखना, सप्लाई को रोकना, सप्लाई को आगे बढ़ाना, ये सारे काम क्या करती है, आरबीआई करती है। ठीक है, पेमेंट सिस्टम को अच्छे से चलता रहे, साथ में वर्क्स टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पेमेंट सिस्टम साथ में चले, बैंकिंग सिस्टम अच्छा चले और इंडिया का क्या हो, डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट हो। तो अब हमें समझ में आ गया कि आरबीआई क्या करती है। अब हम देखते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक रेट है ना, परसेंटेज है, मतलब एक रेट है, रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। मतलब आरबीआई जो है वो किसको उधार दे रहा है, कमर्शियल बैंक को उधार दे रहा है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब आप किसी से उधार लेने जाएंगे जनरली भी, तो आप क्या करेंगे, कुछ कोलेट्रल के तौर पर रखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही कमर्शियल बैंक जो होती हैं
वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पर आरबीआई को रखती हैं और आरबीआई से पैसा लेती हैं। तो जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई उन बैंक्स को उधार देता है, पैसा देता है, वो इंटरेस्ट रेट क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, देखिए बैंक के पास आप सभी लोग ट्रस्ट करके पैसा रखते हैं, ठीक है, तो बैंक को एक छोटा सा सम जो होता है, छोटे मनी जो छोटा अमाउंट होता है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होता है कि अगर बैंकरप्सी की दिक्कत आ जाए, बैंक के पास पैसा ना बचे, तो वो क्या करे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचकर आप सभी को आपका पैसा लौटा सके। तो वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक कहां गिरवी रखती हैं, आरबीआई में गिरवी रखती हैं। तो आपको समझ में आ गया, इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक इन एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, अब इसी का वाइस वर्सा जो होता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। कैसे, हम डेफिनेशन से समझते हैं, इट इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो कि हमारी आरबीआई है, बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब देखिए आरबीआई का हमने रोल देखा था कि उसका रोल क्या होता है, करेंसी को कंट्रोल करना। अब मान लीजिए बैंक के पास ज्यादा पैसे बच गए उनके डे टू डे बिजनेस के बाद, तो वो क्या करते हैं, वो जो ज्यादा पैसा है, देखिए अगर ज्यादा पैसा बैंक के पास है तो वो आपको क्या करेगी, आपको उधार पे देगी। आप लोन लेंगे बैंक से जाके, अब आपने लोन लिया, आपके पास पैसे आ गए और मार्केट में क्या हुआ, लिक्विडिटी बढ़ गई। लिक्विडिटी बढ़ गई मतलब कैश फ्लो बढ़ गया। अब लिक्विडिटी बढ़ने से नुकसान क्या होता है, देखिए जैसे कि 1 किलो अनार अगर आप लेने जाएं मार्केट में, ठीक है, अब अनार की सप्लाई तो उतनी ही है, ठीक है, पोमोग्रेनेट की सप्लाई उतनी ही है। तो अगर हर आदमी के पास ज्यादा पैसा है, कोई बोले कि मैं 100 रुपए के 1 किलो दे दूंगा, तो कोई दूसरा बोले कि मैं 200 रुपए के खरीद लूंगा, कोई तीसरा बोलेगा मैं 300 रुपए के खरीद लूंगा, तो ऐसे क्या होगा, मार्केट में महंगाई बढ़ती जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। उसको रोकने के लिए क्या होता है, लिक्विडिटी को कम करने के लिए आरबीआई क्या है, बाउंड है। तो अब जब बैंक के पास ज्यादा पैसा बच रहा है तो वो उसको कहां ले जाके पार्क कर देंगे, आरबीआई के पास। और जो जिस इंटरेस्ट रेट पर वो आरबीआई को पैसा देंगे, ठीक है, कि भैया तुम हमें इतना इंटरेस्ट देना, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट। एक बात ध्यान रखिए कि रेपो रेट हमेशा ज्यादा रहेगा और रिवर्स रेपो रेट हमेशा ही कम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि रिवर्स रेपो रेट एकदम से बढ़ गया और रेपो रेट कम रह गया। हम देखेंगे आगे कि इनका बढ़ने और ना बढ़ने का कारण क्या होता है। ठीक है, तो आरबीआई का एम क्या होता है, टू अब्सॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका बढ़ने और ना बढ़ने से अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द रेपो रेट, चेंज इन द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। जैसे मान लीजिए कि बैंक हैज टू डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द आरबीआई, उधार लेने के लिए बैंक को अपनी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी। बेनिफिट टू द कंज्यूमर इज ओनली व्हेन, जब रेपो रेट कम होगा। कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट होगा, देखिए बैंक हैज मोर मनी टू लेंड, है ना, एंड लो इंटरेस्ट रेट। अब जैसे कि मान लीजिए अगर रेपो रेट कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो क्या होगा, जो बैंक है उनके पास क्या होगा, पैसा ज्यादा बच जाएगा। अगर वो पैसा ज्यादा बचेगा बैंक के पास, तो क्या करेगी बैंक, आप सभी को ज्यादा से ज्यादा क्या दे पाएगी, उधार दे पाएगी। उससे क्या होगा, लोन दे पाएगी। उससे क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर होता है, रेपो रेट अगर कम है या ज्यादा है। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर रिवर्स रेपो रेट, आप सोचेंगे कि भैया ऐसा है तो फिर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा रहेगी तो आप सभी को फायदा होगा, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है, मतलब बैंक जब आरबीआई के पास जाकर अपना पैसा रख रही है तो उसको क्या मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो यहां पर क्या होगा, बैंक क्या कोशिश करेगी कि अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां रख दे, आरबीआई में। क्यों, क्योंकि उनको बैठे बिठाए क्या मिल जाएगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होती है। कैसे कि अगर बैंक सारा पैसा वहां रखने लगी तो वो क्या करेगी, जो कंज्यूमर हैं, जो लोग हैं, जैसे आप और हम हैं, जब वो लोन लेने जाएंगे तो बैंक उन्हें लोन नहीं देगी, क्योंकि आपको तो उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर देना पड़ेगा। पर आरबीआई में अगर वो जाकर रख रहे हैं तो उन्हें क्या मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो बैंक जनरली इस चीज का क्या करती हैं, फायदा उठाती हैं और क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा मनी कहां पार्क करने की कोशिश करती हैं, आरबीआई में। इसलिए मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताया था कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा कम रहेगा, किससे, रेपो रेट से। तो अब आपको ओवरऑल इसमें समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया कि कैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपके और हमारे साथ में इंडियन इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। उसके अलावा
इसको आरबीआई कैसे गवर्न कर मॉनेटरी पॉलिसीज डिसाइड करता है, साथ में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स लेके आता है। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ इसी सीरीज में बने रहिए। हम आपको ऐसे ही इकोनॉमी की छोटी छोटी टर्म्स जो है साधारण और सरल भाषा में आप सभी को समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और हमें बताइए कि हम और क्या क्या नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।